गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध प्रारंभ किया था। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध में देखे थे कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किए गए हैं। उस क्रम में हम लोग देखे कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बना दिए गए हैं ताकि केंद्र और राज्य में कोई विवाद न हो, परंतु असामान्य परिस्थितियों के लिए केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो उस क्रम में हम लोग देखे थे प्रथम अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो केंद्र संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प 2/3 बहुमत से पारित करें। और नेक्स्ट अगला देखते हैं कि वो स्थिति कौन है जबकि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अधिकारिता उसे प्राप्त होती है। तो चलिए लिखिए, अगला है आर्टिकल 250 250 आर्टिकल 250 250 250 लिखिए। अनुच्छेद 250 है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, विधि बनाने की संसद की शक्ति विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसका अर्थ है कि जब आपात लागू रहेगा, तो उस दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लिखिए कि जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब तक संसद को राज्य सूची के विषय पर
संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त रहती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे उद्घोषणा के आपात की उद्घोषणा के समाप्ति के पश्चात, आपात की उद्घोषणा के समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि की समाप्ति पर 6 माह की अवधि के समाप्ति पर ऐसी विधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी विधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने केंद्र पहला जो एबनॉर्मल पावर है, पहला हो गया आर्टिकल 249, ये है राष्ट्रीय हित में, और आर्टिकल 250 आपात है ना, राष्ट्रीय हित में, और दूसरा है आपात। चलिए अब लिखिए तीसरा। 251 का काम नहीं है, 252 में है, लिखे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर आर्टिकल 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर तो ये जो राज्य अनुरोध करेंगे ये केवल उन्हीं के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। मान लीजिए राज्य के पास उतने विद्वान नहीं है, राज्य उतना कैपेबल नहीं है, तो राज्य अपना केंद्र से डिमांड करेगा कि भाई मेरे लिए कानून बना। उल्टा है, बताइए। तो ये लिखिए कि अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है,
अगला लिखिए 253 आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय करारों या संधियों को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका विधायी संबंध। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध है। हाँ, केंद्र राज्य संबंध में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे विधायी संबंध की कानून बनाने में दोनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया गया है। अब देखेंगे कि प्रशासन चलाने में कैसे सामंजस्य स्थापित किया गया है। जैसे मान लीजिए, हर राज्य में भारत सरकार का ऑफिस है। हर राज्य में भारत सरकार का ऑफिस है। तो जो भारत सरकार का ऑफिस है उसको राज्य डिस्टर्ब न करे, राज्य डिस्टर्ब न करे, राज्य उसको चलाने में कोई बाधा उत्पन्न न करे। ये सारे प्रावधान यहाँ प्रशासनिक संबंध में दिए गए हैं। तो लिखिए, प्रशासनिक संबंध में पहला आर्टिकल 256। देखिए, यहीं से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसी में प्रावधान दिया गया है। लिखिए, आर्टिकल 256 लिखिए, प्रत्येक राज्य, आर्टिकल 256 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का और ऐसी विद्यमान मैंने जो पहले से लागू है, विद्यमान विधियों का कॉमा जो उस राज्य में लागू है, जो उस राज्य में लागू है, कॉमा अनुपालन सुनिश्चित करे, कॉमा अनुपालन सुनिश्चित करे।
ये सुनिश्चित करे नहीं, सुनिश्चित रहे। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा निर्देश माने डायरेक्शन, कि माने ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो देखिए 256 से कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। ठीक है, कि केंद्र सरकार तो राज्य में कानून लागू करवाने आएगी नहीं। मान लीजिए कोई भी कानून केंद्र सरकार बनाती है तो लोकल गवर्नमेंट तो राज्य सरकार के हाथ में है, तो राज्य सरकार उस कानून को लागू होने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो भी भारत सरकार के कानून है उसको लागू होने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। कि जो केंद्रीय कानून है राज्य में सही से लागू हो और लागू करने के लिए जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़े तो भारत सरकार उसको इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार को दे सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स ऑफिस सब किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इससे राज्य का एक्साइज ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो रेलवे को ले लीजिए, रेलवे भारत सरकार की संपत्ति है। रेलवे 100% रेलवे पर भारत सरकार का कानून लागू होता है। अब प्रत्येक राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि भाई आप रेलवे को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो हर राज्य अपना जीआरपी बना दिया है, रेलवे पुलिस अलग से बना दिया है जो रेल का देखरेख करता है, रेल की सुरक्षा करता है। अब मान लीजिए रेल में लूटपाट हो रहा है और कोई राज्य आंख बंद करके बैठा है अपना कि हमारा लुटा रहा है, रेलवे का मत चलो, रेल से हमारा नुकसान जाएगा, भारत सरकार का नुकसान जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए जैसे अभी केंद्र में अलग है पार्टी या बंगाल में अलग पार्टी है, तो दोनों में अनबन है। रेलवे में डकैती पड़ रहा है रोज उधर, बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि भाई तुम उसको सुरक्षा मुहैया कराओ, क्योंकि लोकल पुलिस तो राज्य सरकार की है। आप लोग पुलिस सुने होंगे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस,
भारत पुलिस तो नहीं होता है, अभी बिहार पुलिस का बहाली होने वाला है, तो पुलिस जो है राज्य की विषय है, उसका रख रखाव नियम कायदा कानून राज्य तय करेगा। अब रेलवे में डकैती हो रहा है बंगाल में, ममता बनर्जी को भारत सरकार कह रही है कि भाई तुम उसको सुरक्षा मुहैया कराओ, चाहे रेलवे में आग लगा रहा है, लगाओ आग, वो तो भारत सरकार का है। ममता बनर्जी कहेगी उससे क्या मतलब है, वो बंगाल सरकार का थोड़ी है, छोड़ देगी। तो क्या ऐसा कर सकती है? नहीं, ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि तुम उसको सुरक्षा मुहैया कराओ। अगर नहीं सुरक्षा मुहैया करा पाती है तो अनुच्छेद 257 लागू हो जाएगा और मान लिया जाएगा, आगे 257 है, मान लिया जाएगा कि वो राज्य संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलने में असमर्थ है, तो वैसे सरकार को हटा के वहां फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद का फायदा उठा के बंगाल के जो राज्यपाल हैं बार बार केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ की स्थिति खराब हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, राष्ट्रपति को कि यहाँ अभी मैंने ये नहीं कह रहे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, पहले बोल रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन में पूर्ण बहुमत में जीत के आ गई है तो अब नहीं बोल रहे, है ना। चलिए, तो ये है आर्टिकल 256 की राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार के कानून को लागू करवाए, ठीक है। और केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि राज्यों को वो निर्देश दे सकेगा कि भाई इस कानून को लागू करवाओ, इसका अनुपालन करवाओ, ठीक है। चलिए आगे लिखिए 257, आर्टिकल 257, यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 257 को लिखिए। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कैसे संघ है राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता है। लिखिए, प्रत्येक हाँ याद रखिएगा, अभी तो ये थोड़ा कम विवादित है, पहले ये बहुत ज्यादा विवादित अनुच्छेद था केंद्र राज्य संबंध में। लिखिए, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, वही संचार साधन वाला, जैसे रेलवे का उदाहरण दे रहे थे। इसके अलावा अदर भी बहुत सारे संचार साधन हैं जो अब नेशनल हाईवे गुजर रहा है। तो नेशनल हाईवे किसका है भाई? भारत सरकार का है ना। सब गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, गैस पाइप लाइन बिछ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन देना है। इंटरनेट केबल बिछ रहा है, ये भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है। तो संचार को इसमें अलग से स्पेसिफाई किया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, लिखिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को ऐसे संचार साधनों का निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा। जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना निर्देश में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 257 के तहत राज्यों को निर्देश दिया जाएगा कि ऐसे काम करे। अदर इसमें अभी और है, राष्ट्रीय संपत्ति है या राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, अब उसको केंद्र जितना बढ़ा दे कि राज्य को कहेगा कि भाई आप इसको सुरक्षा मुहैया कराएं, और अगर राज्य सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएगी तो फिर माना जाएगा कि सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल पा रही है और राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक आधार मिलेगा।
हिस्टोरिकल प्लेसेस राज्य सरकार का करना है। हिस्टोरिकल प्लेस अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है तो भारत सरकार, और राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है तो राज्य सरकार। पटना गोलघर इसी में उसका उत्थान नहीं हो पाया, दोनों लड़ते रह गया, भारतीय पुरातत्व विभाग और राज्य पुरातत्व विभाग की हमारा होगा हमारा होगा। अब पता न शायद फैसला हो गया है, राज्य को मिल गया है। अब जैसे ये रौजा है तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, राज्य का भी अपना पुरातत्व विभाग है जिसका देख रेख राज्य करती है, तो जिसका रहेगा वो करेगा। और जिसको कोई नहीं उठाता है वो अपना वैसे पड़ा रहता है, उखड़ते रहता है, बर्बाद होता है। तो कई राष्ट्रीय स्मारक है अपना बर्बाद भी हो रहे हैं। तो वैसी अवस्था में है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि बचाए। अब सुनिए, आर्टिकल 257 के बाद 258, 259, 60 सबका काम नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब दो अनुच्छेद 261 और 262 भी आई हैं, इनको हमेशा पूछा जाता है। तो लिखिए, 262 और 263 है, 261 में वही राष्ट्रीय महत्व के सब स्थान के विषय में। तो हेडिंग दीजिए, जल संबंधी विवाद। राज्यों के बीच अगर नदियों के जल के बंटवारा को लेके विवाद हो जाए तो क्या होगा? आर्टिकल 262। अब तो ये थोड़ा सा मामला शांत पड़ गया है। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये मामला हमेशा गर्म रहता था। 262 कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के जल के बंटवारा को लेके, आर्टिकल 262 नदी जल बंटवारा, हेडिंग दे दीजिएगा क्या है? नदी जल बंटवारा। कि जो भी अंतर्राज्यीय नदियां हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। गंगा को ले लीजिए, गंगा कितने राज्य से गुजरती है प्रेम? कौन कौन? हाँ हाँ हाँ, ले 5 कहे 3 ने बताया। लुसेंट पार्टी है क्या? हाँ, क्या हुआ आकाश? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा झारखंड में भी है, झारखंड पर बॉर्डर बनाते हुए बिहार झारखंड के बीच। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, रटा सही है 5, इसीलिए न कहे हैं रटा सही है 5, लेकिन जानता नहीं। हाँ, मैप नहीं देखा है, मैप देखा रहता तो पहले उत्तराखंड से निकलबे करती है, तो वो कैसे नहीं याद आएगा? मैप देखा रहेगा तो अपना यहाँ से ऐसे चलो, है ना? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ थोड़ा सा झारखंड में है, फिर बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश, सीधा तो है। लिखिए, आर्टिकल 262 नदी जल बंटवारा, या ब्रैकेट में कर दीजिएगा जल संबंधी विवाद, कि यदि दो राज्यों के बीच जल के बंटवारा को लेके विवाद होता है तो उनके बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा।
तो लिखिए कि अंतर्राज्यीय के नदियों, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों, नदी दून माने रिवर वैली, नदी जितने एरिया को कवर करती है, नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का, के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, कि कैसे उसका न्याय किया जाएगा। तो और सबसे ज्यादा विवादित जल विभाजन को लेके कौन सी नदी है? कावेरी, याद रखिएगा। कावेरी नदी यहाँ है, ऐसे कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जाती है। तो पहले जब आबादी कम थी, पानी की डिमांड कम थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो कर्नाटक क्या किया है, कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर बहुत सारा डैम बना के पानी को रोक लेता है और नीचे छोड़ता ही नहीं है तमिलनाडु के लिए। तो इसी को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चलता है। तो इसको दूर करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी मामला ये नहीं होता है। कर्नाटक को ट्रिब्यूनल कहता है कि पानी छोड़, कहता है ठीक है पानी छोड़ देंगे, तो हमारे पब्लिक को पानी किधर से मिलेगा, कहां से आएगा पानी? और सवाल वोट का हो जाता है कि अब जो गवर्नमेंट तमिलनाडु को पानी छोड़ेगा, कर्नाटक में बुरा बनेगा, कर्नाटक में हारेगा। इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु में 36 का आंकड़ा रहता है। और जिस किसी साल अच्छी वर्षा हो जाती है, मानसून अच्छी रहती है, सारे डैम भर जाते हैं, तो उस साल पानी की कोई समस्या नहीं होती। और जिस साल वर्षा कम होती है, उस वर्ष ये मामला और गंभीर हो जाता है, अकाल काल पड़ने पे और गंभीर हो जाता है। या तो कर्नाटक की खेती बर्बाद होगी या तमिलनाडु की बर्बाद होगी। लेकिन नीचे पड़ता है तमिलनाडु, तो नीचे तमिलनाडु पर खतरा ज्यादा है। लिखिए, तो दो राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद है, उसको कैसे सुलझाया जाएगा, उसका क्या तरीका है सुलझाने का? तो नीचे से लिखिए कि संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में, किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। लिखिए, न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। तो संसद को हाईलाइट कर दीजिए, संसद को हाईलाइट कर दीजिए कि
यदि राज्यों के बीच विवाद हो नदी जल बंटवारा को लेकर, तो उसे कौन सोल्व करेगा? संसद। उसे कौन सोल्व करेगा? संसद। ठीक है, चलिए अब जो संसद व्यवस्था बना दे, जो संसद व्यवस्था बना दे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के किसी विवाद को या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। अगर अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, यदि संसद मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को कि भाई ये केस नहीं लेना है, तब नहीं लेना है, तो उसके लिए अलग से नियम बनाया गया है, ट्रिब्यूनल है, लिख देगा कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा, तब फिर ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। ठीक है, चलिए ये तो राज्यों में नदी जल या नदी दून के बंटवारा को लेके प्रॉब्लम जो है उसको सुलझाने के लिए है। अब लिखिए आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद 263, ये 262 और 263 दोनों को VVI में रखिएगा। अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं इसको, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल। अब सुनिए ये क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया है, मतलब सब राज्यों का एक परिषद बनाया गया है, समूह बनाया गया है, समय समय पर इसकी मीटिंग बुलाई जाती है और राज्यों के बीच जो विवादित मुद्दे हैं उस पर इसमें चर्चा की जाती है और राज्यों के बीच जो भी डिस्प्यूट है उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। कल एक उनका स्टेटमेंट देख रहे थे, आनंद सर का, मैथ वाले, तो उनको महाराष्ट्र में कोई सम्मान दिया गया है, उसी पर बोल रहे थे कि भाई देखो, कहता है कि सब मराठी खराब है, अब मराठी सब बिहारी को देखना नहीं चाहता है, तो उसी पर अपना दिए थे कि भाई देखो सारे मराठी खराब नहीं है, कुछ खराब हैं, और सारे मराठी बिहारियों को गलत नजर से नहीं देखते हैं। अगर बिहारियों को गलत नजर से देखते तो आज महाराष्ट्र में बुला के हमें सम्मान नहीं देता, हम भी तो बिहारी हैं, बुला के सम्मान नहीं देता। तो उनका भी कहना ठीक है,
कि समाज में हर तरह के लोग हैं समाज में। तो महाराष्ट्र में बिहारी से टेंशन किसको है? उनके लेवल के लोगों को। अब जाके ये वहां मछली बेचने लगे तो वहां ऑलरेडी जो मछली के कारोबार में लगा हुआ है उसको टेंशन। उस 100 रुपए किलो जो बेच रहा है, 80 रुपए किलो बेचने लग रहा है। उन लोगों का वो पुश्तैनी बिजनेस है और ये गया है पैसा कमाने, जो मिले भाई, बिना पढ़े लिखे MBA। तो जो भी हो, तो लेवल वालों से प्रॉब्लम है, वर्कर्स को प्रॉब्लम है। वहां की जो लोकल बाई है, लोकल नौकर है, जिसे बाई है, 5,000-7,000 रुपया महीना पर किसी के घर काम कर रही है, इधर से जाके 4-5 हजार पर काम कर रही है, तो भाई उसका नौकरी चला गया, तो उसको प्रॉब्लम है। हायर ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पिटिटर को प्रॉब्लम है। जहां ये प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इनको तो कमाना है और उनको अपना भाई है कि जीवन जीना है, इनको कमाना है। अब मराठी जो है उसको जीवन जीना है, मैंने उसमें उसको मुनाफा भी चाहिए, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो यदि राज्यों के बीच विवाद होता है तो उसको दूर करने के लिए ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। हमेशा इसका मीटिंग बुलाया जाएगा, सारे राज्यों को बुलाया जाएगा और जो भी भाई विवाद हो बताइए, दूर किया जाएगा। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद। लिखिए कि किसी समय यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित सिद्ध होगी, जिसे नीचे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों, उनकी जांच करने और उस पर सलाह देने कॉमा नीचे लिखे दूसरा, कुछ या सभी राज्यों में कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित
विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने इत्यादि, और भी है, उस सबका काम नहीं है। बस मेन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का क्या उद्देश्य है भाई, कि दो राज्यों के बीच के मतभेद को समाप्त करना, उस पर जांच करना, क्या है कैसे है ये करना। लिखे करने, अब नीचे से लिख के कर्तव्य का भार सौंपा जाए। नहीं, ग नहीं, नीचे से के कर्तव्य का भार सौंपा जाए, माने ऊपर जो क ख में काम लिखवाए हैं ये सब कर्तव्य, के कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि राष्ट्रपति के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करें। तो यदि लगता है कि राज्यों के बीच विवाद खत्म करने के लिए, उनके बीच में जो मतभेद पैदा हुआ है उसको समाप्त करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की आवश्यकता है, तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंतर्राज्यीय पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। जांच करने का विषय और सलाह देने का वही करेगा। हाँ, सब राष्ट्रपति तय करेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद किस विषय पर चर्चा करेगा, क्या करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, अब सुनिए, ये तो हो गया अंतर्राज्यीय परिषद और एक इसी टाइप का और होता है, उसको बीपीएससी में पूछा था, देखिए उसका नाम दिमाग से निकलेगा, क्षेत्रीय परिषद एक है, रीजनल काउंसिल। तो उसमें भी सब अलग अलग राज्यों का अपना ग्रुप बनाया गया, अलग से उसको लिखवाएंगे। तो ये तो हुआ, अभी तक हम लोग देखें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तब फाइनेंशियल रिलेशनशिप में क्या देखेंगे? पैसा। कौन सा पैसा, सुनिए, कौन सा पैसा राज्य का होगा और कौन सा पैसा केंद्र का होगा। अब केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सरकार आप रेलवे की सुरक्षा करिए, आप रेलवे की सुरक्षा करिए। बिहार सरकार ने रेलवे के सुरक्षा में इतने बिहार पुलिस के जवान को लगाया है, तो उसका वेतन कौन देगा? बिहार सरकार की भारत सरकार?
पुलिस का वेतन बिहार गवर्नमेंट देगा, और रेलवे से जो इनकम होगा वो किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो खर्चा करे बिहार गवर्नमेंट और मुनाफा कमाए सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसमें कुछ सेंट्रल बिहार सरकार का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसी टाइप से मान लीजिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भारत सरकार लेती है। आप बिहार में कमा रहे हैं कि इंडिया में कमा रहे हैं? भाई बिहार इंडिया ही है ना। बिहार में है का मतलब इंडिया में है। तो आपसे इनकम टैक्स कौन लेगा? बिहार सरकार की भारत सरकार की दोनों? स्टेट गवर्नमेंट को भी तो टैक्स जाता नहीं। आपसे इनकम टैक्स कौन लेगा? भारत सरकार की बिहार सरकार की दोनों? दोनों का टैक्स अलग अलग होता है। इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनकम टैक्स पर नियम बना है संविधान में, यही सब है कि कौन पैसा कौन लेगा। आखिर भाई पैसा राज्य को भी चाहिए, पैसा केंद्र को भी चाहिए। पैसा राज्य को भी चाहिए, पैसा केंद्र। अब जैसे जो नेशनल हाईवे है वो भारत सरकार बनवा रही है, स्टेट हाईवे राज्य सरकार। तो बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, तो भारत सरकार को क्या पड़ा है नेशनल हाईवे बनवाने के लिए? छोड़ दे, अपना राज्य बनवाएगा, है कि नहीं? क्या हुआ आकाश, क्या चिंता है भारत सरकार को? केंद्र सरकार को क्या फायदा है उससे? अपना माल तो बिहारी यूपी का माल जाएगा ना, केंद्र सरकार का माल थोड़ी जाता है। ट्रक सब प्राइवेट आदमी का चलता है। तो देश का डेवलपमेंट का जिम्मा किस पर है? केंद्र सरकार। देश कैसे डेवलप करेगा ये सोचना भारत का काम है, संसद सरकार का काम है। और राज्य कैसे डेवलप करेगा ये सोचना राज्य का काम है। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब पब्लिक तो एक ही है कि वो अपने राज्य को दे कि केंद्र को दे दे, डबल डबल तो देगी नहीं, पब्लिक को बड़ा नुकसान होगा, है कि नहीं? तो पैसा को लेकर राज्यों के बीच विवाद खड़ा न हो जाए, केंद्र के बीच विवाद खड़ा न हो जाए, इसलिए इसमें वित्तीय संबंध दिया गया है और बता दिया गया है कि कौन सा पैसा किसका होगा, कौन सा पैसा किसका होगा। इसी को पढ़ते हैं हम लोग वित्तीय संबंध में। और इसी के तहत बताए थे कि देखिए कि मैक्सिमम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आप मेजर में ले लीजिए इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। तो राज्य को क्या मिलेगा? राज्य के जिम्मे ना कृषि आय कर लगाने का दिया है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये केंद्र का नहीं है। तो बताइए किसानों को मुआने का, मारने का जिम्मा किसको दे दिया गया है? राज्य को। मैंने मलाई खाइए आप, मरे दबे कुचले लोगों से इनकम टैक्स वसूलने के लिए कह दे रहे हैं हमको। तो जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कृषि पर, किसान पर इनकम टैक्स लगा देगा, वो कभी सत्ता में आएगा? या तो किसान को मुफ्त में खाद दो, मुफ्त में बिजली दो, मुफ्त में 2-2 हजार रुपया दो, मुफ्त में ट्रैक्टर दो, सब चीज तो किसान को मुफ्त में, और किसान पर कोई इनकम टैक्स लगाएगा नहीं। इसीलिए जैसे बिहार में जिसको इनकम टैक्स चुराना होता है, उसके पास खेत है तो अपना इनकम दिखा देता है एग्रीकल्चर से, 10 लाख दिखा देगा,
उस पर 1 पैसा टैक्स नहीं लगा। अब वो उसका व्हाइट मनी हो गया। तो उद्योगपति लोग क्या करता है, अपना इनकम एग्रीकल्चर से दिखाने के लिए 10, 20, 50, 100 बीघा जमीन खरीद लेता है कि भाई खेती करवाते हैं, और वो भी दे दिया है किराए पर, उससे भी पैसा आ रहा है, और प्लस अपना जो इनकम है उस एग्रीकल्चर से शो कर देता है। अब वो उसका हो जाता है व्हाइट मनी। तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं लगता है। चाहे तो लगा सकता है गवर्नमेंट, लेकिन किसको हारना है, जो लगाएगा वो हारेगा, है कि नहीं। किसान एक तरफा न उससे वोट ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाता है। मैक्सिमम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाता है। इसलिए एक है अनुच्छेद आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बताए थे। ये आयोग जो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें केंद्र का कितना हिस्सा होगा और राज्यों का कितना हिस्सा होगा, ये तय करता है। इसलिए ये आर्टिकल 280 मोस्ट वीवीआई है, और बीपीएससी में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए लिखिए कि वित्तीय संबंध, हेडिंग दीजिए वित्तीय संबंध। वित्तीय संपत्ति, कौन सा संपत्ति किसका होगा, क्या होगा, ये सब। और इसमें पहला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 265। लिखिए आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 लिखिए कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही, या कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले उसके लिए कानून बनाए, पहले उसके लिए कानून बनाए संसद में, या राज्य है तो विधानमंडल में, और तब उस टैक्स को लगाया जाएगा। पहले मुगल काल या अंग्रेज या सल्तनत काल जैसा रही, रजवाड़ा वाला नहीं है कि चलो भाई हाई टैक्स लगा दो। अब वैसा नहीं करना है। अगर टैक्स लगाना है तो आपको पहले संसद में या विधानमंडल में कानून पारित करना होगा कि ये टैक्स लगेगा, ऐसे लगेगा, चुराने पर ये पनिशमेंट दिया जाएगा, सारा उसमें प्रावधान रहेगा, तब जाके कोई टैक्स लगाया जाएगा, ऐसे मनमानी तरीके से नहीं। तो चलिए आज इतना पर रोकते हैं, कल हम लोगों का विधायी संबंध समाप्त हो जाएगा। तो आज की सभा यहीं पर स्थगित की जा रही है। कल हम लोग आगे विधायी संबंध में देखेंगे। चलिए, आपका दिन